नमस्कार दोस्तों, मैं निशांत सेनापति आप सभी का मनोबल क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम संपूर्ण हिंदी व्याकरण का एक कंप्लीट कोर्स कर रहे हैं। इस कोर्स के तहत पहला टॉपिक हिंदी भाषा का सामान्य परिचय, विकास एवं इतिहास को हम देख रहे हैं। दोस्तों, मैं इस कोर्स के बारे में बेसिक जानकारी आपको मात्र आधा मिनट में देना चाहता हूं। प्लीज आप इस वीडियो को स्किप ना करें, ठीक है? क्योंकि आपको यदि बेसिक जानकारी मिल जाएगा तो आपका आज के इस वीडियो को देखने का इंटरेस्ट और भी कई गुना ज्यादा बढ़ जाएगा। तो मैं बताना चाहता हूं कि इस कोर्स को हम किस प्रकार से कंप्लीट करेंगे। तो देखिए, मैं आपको हर एक टॉपिक का वीडियो बना के दूंगा, हर एक टॉपिक का मैं आपको वीडियो बना के दूंगा। वीडियो में मैं जो जो पढ़ाऊंगा सभी का आपको मैं नोट्स दे दूंगा। मतलब आपको कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं, मैं आप लोगों को नोट्स पीडीएफ के रूप में प्रोवाइड कर दूंगा। उसके बाद हर एक टॉपिक का मैं टेस्ट लूंगा, ठीक है? हर एक टॉपिक का टेस्ट लूंगा। टेस्ट में क्वेश्चंस स्पेशली प्रीवियस ईयर एग्जाम पे आधारित होंगे, ठीक है? जब आप टेस्ट दे दोगे, उसके बाद टेस्ट में जो भी क्वेश्चंस और आंसर आए होंगे उसका व्याख्या मैं एक वीडियो बना के करूंगा, वीडियो के रूप में उसका मैं एक्सप्लेनेशन करूंगा, ठीक है? उस वीडियो में उस वीडियो में मैं जो पीडीएफ बनाए रहूंगा, ठीक है, मैं जो पीडीएफ बनाए रहूंगा, जो भी क्वेश्चन और आंसर मैं सॉल्व करूंगा उसका पीडीएफ भी मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है? उसके अलावा मैं आप लोगों को ई बुक प्रोवाइड करूंगा, ठीक है? ई बुक में देखिए, ई बुक में स्पेशली जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में जो क्वेश्चंस आए हैं हिंदी का, सारे क्वेश्चंस और उसका एक्सप्लेनेशन आपको इस ई बुक में मिल जाएगा, ठीक है? फिर भी यदि आपको कोई डाउट आता है तो हम एक चैटिंग ग्रुप बनाएंगे, इसमें आप अपना डाउट क्लियर कर सकते हो। और जब हमारा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में जुड़कर लाइव डाउट क्लास करेंगे। तो आपका जो भी थोड़ा बहुत बचा जो भी डाउट बचा रहा होगा उसको भी हम इस क्लास के माध्यम से कंप्लीट कर लेंगे। और दोस्तों, हमारे इस कोर्स का कंप्लीट फीस है मात्र 300 रुपए, ओनली 300 रुपीज हमारे कोर्स का इस कंप्लीट फीस है। इस 300 रुपए में मैं आपको सारी फैसिलिटी प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है? दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम पहला टॉपिक पढ़ रहे हैं हिंदी भाषा का सामान्य परिचय, विकास एवं इतिहास, ठीक है? इस टॉपिक के तहत मैं आप लोगों को कंप्लीट वीडियो दे चुका हूं, कंप्लीट मैं आप लोगों को नोट्स दे चुका हूं, मैं आप लोगों को टेस्ट दे चुका हूं, ठीक है? और आज के इस वीडियो में मैं टेस्ट में जितने भी क्वेश्चंस आए हैं सभी क्वेश्चंस का और उसके आंसर का एक्सप्लेनेशन करने जा रहा हूं, ठीक है? मतलब जितना भी मैं क्वेश्चन दिया हूं टेस्ट में, ठीक है, सभी क्वेश्चंस का मैं इस वीडियो में एक्सप्लेनेशन करने जा रहा हूं। तो दोस्तों, यदि अभी तक आपने टेस्ट नहीं दिया है तो प्लीज जाके आप टेस्ट दे दीजिए। टेस्ट सभी के लिए फ्री है, ठीक है? और टेस्ट आप कहां देंगे? हमारे अपने मोबाइल ऐप मनोबल द लर्निंग ऐप में जाकर आप इस टेस्ट को दे सकते हैं। हमारे इस मोबाइल ऐप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, तो वहां पर जाइए और इस टेस्ट को, जो इस फ्री टेस्ट को आप जाके दे दीजिए। तो चलिए दोस्तों, अब हम यहां से शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, भाषा शब्द किस भाषा की धातु से बना है? भाषा शब्द किस भाषा की धातु से बना है? देखिए दोस्तों, मैं आपको पहले ही वीडियो के शुरुआत में समझाया था कि भाषा शब्द संस्कृत के भाष धातु से बना है। भाषा शब्द संस्कृत के भाष धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है वाणी को व्यक्त करना या विचार प्रकट करना। तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, संस्कृत के भाष धातु से। देखिए, हर एक क्वेश्चन प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आया है सहायक श्रम निरीक्षक LOI 2018 के पेपर में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भारोपीय परिवार की भाषा नहीं है? तो देखिए दोस्तों, मैं ये चीज भी आपको बहुत अच्छे से समझाया हूं कि विश्व में कितने भाषा परिवार होते हैं। तो देखिए, विश्व में कुल 13 भाषा परिवार माने गए हैं, जिनमें से 4 भाषा परिवार भारत में पाए जाते हैं, ठीक है? अब ये 4 भाषा परिवार कौन कौन से हैं? तो देखिए, भारोपी भाषा परिवार, दूसरा है द्रविड़ भाषा परिवार, तीसरा है ऑस्ट्रिक भाषा परिवार, चौथा है चीनी तिब्बती भाषा परिवार। ये 4 भाषा परिवार भारत में पाए जाते हैं, ठीक है? तो देखते हैं भारोपी भाषा परिवार की भाषाएं कौन कौन सी होती है, क्योंकि क्वेश्चन में ये बोल रहा है ना, निम्न में से कौन सा भारोपीय परिवार की भाषा नहीं है। तो हमको ये जान लेते हैं हम कि कौन कौन सा भारोपीय परिवार की भाषा कौन कौन सी है। तो देखिए, भारोपीय परिवार की भाषा है संस्कृत, हिंदी, बांग्ला, नेपाली, गुजराती, मराठी, अंग्रेजी, ओडिया, मैथिली, उर्दू, कोंकणी, सिंधी,
इसके अलावा फारसी भाषा भी आता है, लैटिन, ठीक है, ग्रीक भाषा, ये सभी भाषाएं भारोपीय परिवार की भाषाओं के अंतर्गत आते हैं। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए मराठी, तो देखिए मराठी कौन सी भाषा के परिवार के अंतर्गत आ रहा है, भारोपीय परिवार की भाषा। दूसरा देखिए गुजराती, गुजराती भी आ रहा है भारोपीय परिवार की भाषा के अंतर्गत। उसके बाद देखो हिंदी, हिंदी भी आ रहा है भारोपीय परिवार की भाषा के अंतर्गत। लेकिन मलयालम, मलयालम भारोपी परिवार की भाषा नहीं है, मलयालम द्रविड़ परिवार की भाषा है। तो देख लेते हैं द्रविड़ परिवार की भाषा के अंतर्गत कौन कौन सी भाषा आती है। तो देखिए आती है तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, ठीक है, ये भाषाएं द्रविड़ परिवार की भाषाओं के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, तो देखिए निम्न में से कौन सा भारोपी परिवार की भाषा नहीं है, तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मलयालम नहीं है, क्योंकि मलयालम द्रविड़ परिवार की भाषा है। देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन आया है नेट जीआरएफ 2011 के पेपर में। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा आर्य भाषा समूह में नहीं मानी जाती। देखिए दोस्तों ये आर्य भाषा समूह की परिवार की भाषाएं कौन सी होती है, जो मैं आपको भी बताया भारोपीय परिवार की भाषा, इसी का अन्य नाम है आर्य भाषा समूह या आर्य परिवार की भाषा। मतलब भारोपीय परिवार की भाषा के अंतर्गत जितनी भी भाषाएं आती हैं वो सारी भाषाएं आर्य भाषा समूह के अंतर्गत भी आती हैं। तो देख लेते हैं आर्य भाषा समूह की भाषाएं कौन कौन सी है। संस्कृत, फारसी, हिंदी, उर्दू, मराठी, नेपाली, बांग्ला, उसके अलावा फारसी, लैटिन, ग्रीक, मैं अभी आपको बता चुका हूं। ठीक है, तो देखिए निम्न में से कौन सा आर्य भाषा समूह के अंतर्गत नहीं मानी जाती। संस्कृत मानी जाती है, फारसी मानी जाती है, लैटिन मानी जाती है, लेकिन चीनी भाषा नहीं मानी जाती। चीनी भाषा चीनी तिब्बती परिवार की भाषा है। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्योंकि चीनी भाषा चीनी तिब्बती परिवार की भाषा है, भारोपीय परिवार या आर्य भाषा समूह की भाषा नहीं है। अगला देखते हैं हिंदी किस परिवार की भाषा है। दोस्तों हम शुरुआत में ही देखे कि देखिए मैं आपको बताया भी शुरुआत में कि हिंदी कौन से परिवार की भाषा है, हिंदी भारोपीय परिवार की भाषा है। ठीक है, देखो हिंदी किस परिवार की भाषा है, हिंदी भारोपीय परिवार की भाषा, सीधा सीधा अपना आंसर लग जा रहा है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, एक बार इसको रीड भी कर लेते हैं। भारत प्लस यूरोपीय भाषा, देखो भारत प्लस यूरोपीय भाषा परिवार, भारोपीय भाषा परिवार, यह समूह भाषाओं का सबसे बड़ा परिवार है, ये याद रखना, और सबसे महत्वपूर्ण भी, क्योंकि जो जितने भी इंपॉर्टेंट जो लैंग्वेज है जैसे अंग्रेजी, रूसी, प्राचीन फारसी, हिंदी, पंजाबी, जर्मन, ये तमाम भाषाएं इसी समूह के से संबंधित रखती है। इसे भारोपीय भाषा परिवार भी कहा जाता है। ठीक है, भारोपीय परिवार भाषा तो किया कहा जाता है, इसके साथ साथ इसको कहा क्या कहा जाता है, एक और भाषा आर्य भाषा समूह भी कहा जाता है। चलिए देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन आया है राज्य वन सेवा भर्ती परीक्षा 1 2017 और बिहार बीएड 1999 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखने से पहले मैं कुछ चीजें आपको बताना चाहता हूं। हालांकि ये सभी चीजें मैं आप लोगों को वीडियो में बता चुका हूं, जो आप पहला वीडियो है उसमें सब मैं आपको डिटेल में समझा चुका हूं। यदि अभी तक आपने पहला वीडियो नहीं देखा, ठीक है, तो आप पहला वीडियो हमारे यूट्यूब में भी डला हुआ है, हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है मनोबल क्लासेस, वहां जाकर आप पहला वीडियो को भी देख सकते हैं। चलिए मैं इसके बारे में एक बेसिक बता दे रहा हूँ हिंदी भाषा के विकास के बारे में। देखिए संस्कृत भाषा शुरुआत में प्रारंभ में संस्कृत भाषा थी। जितनी भी भाषाएं हैं जो भारतीय भाषाएं हैं, भारोपीय परिवार की सबसे पुरानी भाषा है संस्कृत, और हिंदी भाषा की मूल भाषा भी संस्कृत है। मतलब हिंदी भाषा की जो जगत जननी है वो संस्कृत भाषा है। ठीक है, जब संस्कृत का रूप बिगड़ने लगा, ठीक है, संस्कृत का रूप बिगड़ने लगा तो संस्कृत का अपभ्रंश, अपभ्रंश का अर्थ होता है बिगड़ा हुआ रूप, विकृत रूप। ठीक है, जब संस्कृत का रूप बिगड़ने लगा और संस्कृत के बदले में एक नई भाषा का जन्म हुआ, उसको हम पाली बोलते हैं। और पाली का अपभ्रंश मतलब पाली का जो बिगड़ा हुआ रूप को हम प्राकृत कहते हैं, प्राकृत का बिगड़ा हुआ रूप अपभ्रंश कहते हैं, और अपभ्रंश का अपभ्रंश या अपभ्रंश का बिगड़ा हुआ रूप को हम अवहट कहते हैं। ये आरोही क्रम है, ठीक है, बढ़ते हुए क्रम है, और ये अवरोही क्रम है। ठीक है, आप दोनों क्रम को याद रखेंगे क्योंकि यहां से भी क्वेश्चन बन सकता है। चलिए अब हम देखते हैं हिंदी के उद्भव का सही क्रम क्या है।
मैं एक चीज और बताना चाहूंगा, ये क्रम आप याद रखो, ठीक है, ये क्रम आपको याद रखना है ऐसे, ठीक है, दोनों तरफ से आप क्रम याद रखोगे। लेकिन आपको मान लीजिए एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि संस्कृत दिया है, उसके बाद पाली ना दिया हो, प्राकृत दिया हो, अपभ्रंश दिया हो, अवहट दिया हो, हिंदी दिया हो, ठीक है, तब भी आंसर सही लेगा ना, सही लेना। क्योंकि मेरे बताने का मतलब ये है कि जो ये क्रम है ये बदलना नहीं चाहिए, क्रम यही रहे। भले बीच में एक आध जैसे पाली, किसी में पाली दिया हो, प्राकृत ना दिया हो, क्रम यही है, तो आंसर सही होगा। ठीक है, मतलब क्रम नहीं बिगड़ना चाहिए। तो चलिए ये क्वेश्चन को अपन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 को। हिंदी के उद्भव का सही क्रम क्या है? ठीक है, तो देखो पहला ऑप्शन को देखते हैं, संस्कृत, पाली, अपभ्रंश। देखिए यहां आना चाहिए था प्राकृत, लेकिन नहीं आया है, और अपभ्रंश आया है, लेकिन क्रम नहीं बिगड़ रहा है, जो सीक्वेंस है वो नहीं बिगड़ रहा है, तो यहां तक सब ठीक है। इसके बाद प्राकृत आ गया, ये गलत हो गया। ये क्यों गलत हुआ? क्योंकि यहां पर ये क्रम बिगाड़ दे रहा है, प्राकृत को यहां आना चाहिए था। ठीक है, और मान लीजिए अगर प्राकृत यहां नहीं रहता, ऑप्शन में यहां प्राकृत नहीं लिखे रहता, संस्कृत लिखे रहता, पाली लिखे रहता, अपभ्रंश लिखे रहता, उसके बाद अवहट लिखे रहता, तो भी सही होता, क्योंकि क्रम नहीं बिगड़ रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर प्राकृत दिया हुआ है, इस ऑप्शन में प्राकृत दिया हुआ है, इसलिए ये ऑप्शन गलत है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्रम बिगड़ रहा है। अब अगला ऑप्शन देखते हैं, संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट। देखिए ये बिल्कुल सही है, क्योंकि पूरा इसका क्रम जुड़ रहा है। ठीक है, देखिए ये आया है ये क्वेश्चन राज्य वन सेवा भर्ती परीक्षा सीजीपीएससी एशिया 2017 में। बाकी वही चीज लिखा हुआ है, हिंदी के उद्भव का सही क्रम क्या है? संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट। और मैं आपको अभी बताया भी था, अवहट का अपभ्रंश नहीं, देखो अवहट अपभ्रंश का ही विकृत रूप है। मैं आपको बताया ना, क्या बताया, देखो अवहट अपभ्रंश का ही विकृत रूप है। मतलब अपभ्रंश, अपभ्रंश का अपभ्रंश क्या है? अवहट है। अपभ्रंश का बिगड़ा हुआ रूप क्या है? अवहट है। अपभ्रंश का विकृत रूप क्या है? अवहट है। ठीक है, चलिए, तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं, हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम कौन सा है? हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम कौन सा है? सेम क्वेश्चन जो अभी अपने देखे। चलिए पहला ऑप्शन देखते हैं, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और हिंदी। देखिए बिल्कुल सही क्रम है, बिल्कुल सही है, लेकिन अपन पहले ही देख के अपने को टिक नहीं लगाना है, दूसरे को भी देख लेना है। दूसरा देखते हैं, प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी, यहाँ पाली। देखिए सीक्वेंस बिगड़ गया, पाली, अपभ्रंश, फिर हिंदी है। ठीक है, लेकिन यहाँ पाली बाद में आ जा रहा है, यह सीक्वेंस बिगड़ गया, ये ऑप्शन गलत है। सी को देख लेते हैं, अपभ्रंश की पाली, देखो पाली आ गया, सीक्वेंस गलत है। डी को देख लेते हैं, हिंदी, हिंदी तो शुरुआत में आ गया, देखिए यही गलत है। ठीक है, तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा संस्कृत भाषा का अपभ्रंश है? देखिए दोस्तों, मैं अभी आपको बताया था, अपभ्रंश का अर्थ होता है बिगड़ा हुआ रूप या विकृत रूप। ठीक है, देखिए संस्कृत भाषा क्या है? एक शुद्ध भाषा है, एक प्योर भाषा है। ठीक है, और एक वैज्ञानिक भाषा है। संस्कृत भाषा के बाद जब उसको रूप बिगड़ने लगा तो नई भाषा बनी पाली, जब पाली का रूप बिगड़ने लगा तो प्राकृत बना, प्राकृत का रूप में अपभ्रंश, और अपभ्रंश के बाद अवहट, इस प्रकार से उसका क्रम बदलते गया। ठीक है, तो देखिए संस्कृत का अपभ्रंश क्या है? अपभ्रंश का अर्थ होता है बिगड़ा हुआ रूप, तो संस्कृत का अपभ्रंश क्या है? पाली। पाली का अपभ्रंश क्या है? प्राकृत। प्राकृत का अपभ्रंश क्या है? अपभ्रंश। और अपभ्रंश का अपभ्रंश क्या है? अवहट। ये याद रखना, जो जो मैं आपको बता रहा हूं आप अच्छे से ध्यान रखिए। ठीक है, तो देखिए संस्कृत भाषा का अपभ्रंश क्या है? पाली भाषा। हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए अपभ्रंश का अर्थ होता है बिगड़ा हुआ रूप, संस्कृत भाषा का अपभ्रंश पाली भाषा है। चलिए देखिए दोस्तों, ये सीजी बीएड 2003 में क्वेश्चन आया है। देखिए हर एक क्वेश्चन महत्वपूर्ण है दोस्तों, सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। देखिए विकास की दृष्टि से प्राकृत की पूर्वकालिक अवस्था का क्या नाम है? तो देखिए दोस्तों, अभी मैं बताया ना, ठीक है, भाषा का विकास किस प्रकार से हुआ? पहले संस्कृत था, संस्कृत के बाद पाली, पाली के बाद प्राकृत, प्राकृत के बाद
अपभ्रंश, अपभ्रंश के बाद अवहट, अवहट के बाद हिंदी भाषा का विकास हुआ। इस क्रम में भाषा का विकास हुआ है। तो देखिए, प्राकृत भाषा की पूर्वकालीन अवस्था में कौन सी भाषा है? पाली भाषा। तो देखिए, विकास की दृष्टि से प्राकृत की पूर्वकालीन अवस्था का नाम क्या है? पाली। ठीक है, पहले वाली भाषा पाली होगी। देखिए, विकास की दृष्टि से पूर्वकालीन अवस्था का नाम पाली है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी की आदि जननी क्या है? ठीक है, हिंदी की आदि जननी क्या है? मैं आपको भी बताया ना, हिंदी की आदि जननी संस्कृत है। ठीक है, मैं अभी बताया थोड़ी देर पहले। हिंदी की आदि जननी संस्कृत भाषा है। संस्कृत का आधुनिक और विकसित रूप हिंदी भाषा है। जो जो मैं बताते जा रहा हूँ सब इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। जॉन बिम्स ने हिंदी को संस्कृत का वास्तविक उत्तराधिकारी माना है। दोस्तों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से बिल्कुल एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, हिंदी भाषा की मूल भाषा क्या है? संस्कृत। ये भी बन सकता है, मूल भाषा भी आपको पूछ सकता है। जैसे यहाँ पर क्या पूछा है, आदि जननी पूछा है, वैसे आपको पूछ सकता है हिंदी भाषा की मूल भाषा क्या है? संस्कृत भाषा। ठीक है, चलिए अगला। तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। हिंदी भाषा का विकास किस भाषा से हुआ है? ठीक है, हिंदी भाषा का विकास किस भाषा से हुआ है? ऑप्शन ए है संस्कृत, ऑप्शन बी अपभ्रंश, ऑप्शन सी शौर सैनी अपभ्रंश। तो देखिए दोस्तों, अगर आपको एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए और ऑप्शन में ये तीनों रहे, संस्कृत, अपभ्रंश और शौर सैनी अपभ्रंश, एक और दिया रहे उपरोक्त में से कोई नहीं, तो देखिए अगर इस प्रकार के क्वेश्चन आ जाए और ऐसे ऑप्शन दे दे, तो आप पहली प्राथमिकता लगाओगे शौर सैनी अपभ्रंश को। ठीक है, क्योंकि संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा तो बना है, लेकिन एक्चुअल में संस्कृत हिंदी भाषा कहाँ से निकला है? एक्चुअल में जो हिंदी भाषा निकला है लास्ट में, वो निकला है शौर सैनी अपभ्रंश से। ठीक है, ये आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे। अगर क्वेश्चन में, अगर एग्जाम में इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाए, ये तीनों ऑप्शन रहे, तो आप पहली प्राथमिकता दोगे शौर सैनी अपभ्रंश को। अगर शौर सैनी अपभ्रंश ऑप्शन में नहीं है, तो आप दूसरी प्राथमिकता दोगे अपभ्रंश को। और अपभ्रंश भी यदि ऑप्शन में नहीं है, तो आप तब आप लगाओगे संस्कृत भाषा को। ठीक है, देखिए शौर सैनी अपभ्रंश भाषा का प्रकार है। शौर सैनी अपभ्रंश से ही हिंदी भाषा बनी है। ठीक है, मतलब लास्ट में जब हिंदी भाषा बनी है, हिंदी भाषा का जो उद्भव हुआ है वो हुआ है शौर सैनी अपभ्रंश से। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों यहाँ पे। ठीक है, और एग्जाम में देखो क्वेश्चन भी आया है RAS 2008 में। RAS का मतलब होता है जो राजस्थान में जो PSC का एग्जाम होता है, नहीं है राजस्थान की, उसको RAS बोलते हैं। उसको 2008 में ये क्वेश्चन आया है। अपभ्रंश का शाब्दिक अर्थ अपन देख चुके हैं, बिगड़ा हुआ रूप या गिरा हुआ रूप होता है। ठीक है, और यदि आपको पूछे कि हिंदी भाषा की मूल भाषा क्या है, तो वो संस्कृत रहेगी। ठीक है, मैं आपको बताया ना, मूल भाषा या जगत जननी भाषा, ठीक है, वो सब क्या है? संस्कृत भाषा। चलिए अब अब हम देखते हैं अपभ्रंश और उसकी आधुनिक भारतीय भाषाओं के बारे में। तो देखिए दोस्तों, इसमें बहुत सारा चीज दिया हुआ है, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है मैं उसको फोकस करते जाऊंगा। तो देखिए, अपभ्रंश और उसकी आधुनिक भारतीय भाषाएं। पहला देखते हैं अपभ्रंश, शौर सैनी अपभ्रंश। मैं बताया ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एकदम इंपॉर्टेंट है। चलिए इसको याद रखिए। इसके अंतर्गत आता है पश्चिमी हिंदी। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखो। पश्चिमी हिंदी किसके अंतर्गत आता है? शौर सैनी अपभ्रंश के अंतर्गत। राजस्थानी, ब्रज भाषा, और ये विशेष तौर पर ध्यान रखो खड़ी बोली। खड़ी बोली किसके अंतर्गत आता है? शौर सैनी अपभ्रंश के अंतर्गत खड़ी बोली आता है। और दोस्तों यही जो खड़ी बोली है ना, कहाँ की खड़ी बोली? मेरठ की खड़ी बोली जो है, इसको ही मानक हिंदी के रूप में अपनाया जाता है। मतलब भारतीय संविधान में जो राजभाषा जिसको प्रदान किया गया है, वो मेरठ की खड़ी बोली है, जिसको हम मानक हिंदी के रूप में अपनाए हैं। ठीक है, अगला देखते हैं पैशाची, जिसके अंतर्गत लहानदा पंजाबी आता है। तीसरा ब्राचड़ अपभ्रंश के अंतर्गत सिंधी आता है। खस्त अपभ्रंश के अंतर्गत पहाड़ी, कुमाऊनी, गढ़वाली। महाराष्ट्रीय अपभ्रंश के अंतर्गत मराठी। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट है अपने लिए, अर्धमागधी अपभ्रंश, इसके अंतर्गत आता है पूर्वी हिंदी। एकदम अच्छे से इसको ध्यान रखो, पूर्वी हिंदी आता है। अवधी, बोगली या बघेली, बोगली और बघेली एक ही है। ठीक है, और छत्तीसगढ़ी। यदि आप छत्तीसगढ़ के किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो ये आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है दोस्तों, अर्धमागधी अपभ्रंश के अंतर्गत पूर्वी हिंदी, अवधी, बोगली, छत्तीसगढ़ी आता है। मागधी अपभ्रंश के अंतर्गत आता है बिहारी, बंगाली, उड़िया, असमिया। मैं जो जो ऐसे गोला किया हूं ना, गोल किया हूं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको आप एकदम विशेष तौर पे ध्यान रखिए। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं हिंदी भाषा का जन्म हुआ है। तो दोस्तों मैं अभी आपको बताया, देखो पहला ऑप्शन है अपभ्रंश, दूसरा है लौकिक संस्कृत,
तीसरा है पाली प्राकृत से, डी है ऑप्शन नंबर डी वैदिक संस्कृत से। तो मैं आपको क्या बताया कि अगर इस प्रकार के ऑप्शन रहे तो आप पहली प्राथमिकता उस समय दोगे, किसको बोला था मैं, शॉर्ट यानी अपभ्रंश को पहली प्राथमिकता दोगे बोले था। सेकंड जो प्रायोरिटी दोगे वो दोगे अपभ्रंश को। तो देखो इसमें जो आप आंसर लोगे वो लोगे अपभ्रंश को, द्वितीय प्राथमिकता आप अपभ्रंश को दोगे। ऑप्शन नंबर ए अपभ्रंश, हिंदी भाषा का जन्म शॉर्ट यानी अपभ्रंश से हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? हम अभी देखें दोस्तों, हिंदी खड़ी बोली किससे विकसित हुई है? शॉर्ट सैनी अपभ्रंश से। ठीक है, शॉर्ट सैनी अपभ्रंश, अपभ्रंश भाषा का प्रकार है शॉर्ट सैनी। चलिए ये सब अपन पढ़ चुके हैं, आगे देखते हैं। अब हम 13वां नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित बोली है। तो देखिए हम अभी थोड़ी देर पहले पढ़े थे कि अर्धमागधी अपभ्रंश से क्या कौन कौन सी बोलियां निकली है? पूर्वी हिंदी, बोगली, अवधी, छत्तीसगढ़ी। ठीक है, अभी अपन देखें तो आंसर आएगा अपना ऑप्शन नंबर बी, बघेली या बोगली। ठीक है, देखो अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित बोलियां हैं पूर्वी हिंदी, अवधी, बोगली या बघेली और छत्तीसगढ़ी। देखो बघेली। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन अपन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, हिंदी शब्द किस भाषा की देन है? देखिए दोस्तों मैं आपको सेकंड नंबर का वीडियो में बहुत अच्छे से विथ मैप आपको समझाया हूं, मैपिंग के साथ, कि हिंदी शब्द कौन सी भाषा की देन है, फारसी भाषा से। मैं पूरा मैपिंग के साथ आपको समझाया हूं कि किस प्रकार से फारसी लोग का आगमन हुआ था, सिंधु नदी पड़ा था। यदि आप अभी तक वीडियो नंबर सेकंड नंबर का वीडियो नहीं देखे हो तो आप जरूर देख लीजिए, यूट्यूब में भी डला हुआ है सेकंड नंबर का वीडियो, आप वहां से भी जाके देख सकते हो। और आज के इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी फर्स्ट और सेकंड नंबर दोनों का वीडियो डला हुआ है, वहां से भी आप जाके देख सकते हो। ठीक है, तो हिंदी शब्द किस कौन सी भाषा की देन है? फारसी। ठीक है, फारसी या ईरानी। ठीक है, हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान, ये तीनों शब्द संस्कृत के नहीं है, फारसी भाषा के। ठीक है, सीजी व्यापम बीएड 2010 का क्वेश्चन है। चलिए अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? तो देखिए दोस्तों जनगणना 2011 के अनुसार भारत में सबसे ज्यादा बोले जाने वाली भाषा है हिंदी भाषा, जो कि 43.63% लोगों के द्वारा बोली जाती है। बोलने का तात्पर्य यह है कि भारत की कुल जनसंख्या का 43.63% लोगों की पहली भाषा, फर्स्ट लैंग्वेज, वो कौन सी है? हिंदी भाषा। अब ऐसा नहीं है कि इन लोगों को इंग्लिश नहीं आता होगा, इन लोगों को इंग्लिश भी आता होगा, हो सकता है इनको और भी भाषाएं आती होगी, लेकिन उनकी पहली लैंग्वेज, फर्स्ट लैंग्वेज कौन सी है? हिंदी भाषा। सेकंड नंबर में देखते हैं बंगाली। बंगाली 8.03% ना। ठीक है, अब ऐसा जरूरी नहीं है कि इन लोगों को हिंदी नहीं आती होगी, इन लोगों को हिंदी भी आती होगी, इंग्लिश भी आती होगी, लेकिन इनका जो पहला भाषा है वो है बंगाली, और इनका पहला भाषा हिंदी भाषी लोगों का हिंदी है। ठीक है, तो विश्व में भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? हिंदी भाषा पहले। अब हम देखते हैं 16वां नंबर का प्रश्न। भाषा वैज्ञानिकों ने हिंदी भाषा को कितनी उपभाषाओं में बांटा है? दोस्तों मैं आपको बहुत ही अच्छे से बताया था वीडियो में कि भाषा वैज्ञानिकों ने हिंदी भाषा को 5 उपभाषाओं में बांटा है। देखिए ये क्वेश्चन आया भी है सीजीपीएससी प्रीलिम्स 2020 में, जिसका पेपर हुआ था 14 फरवरी 2021 को, जिसका पेपर हुआ था। ठीक है, उसमें क्वेश्चन आया है। तो देखिए कौन कौन से उपभाषाओं में बांटा गया है? पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, पहाड़ी हिंदी और बिहारी हिंदी। ठीक है, हिंदी भाषा को 5 उपभाषाओं में बांटा गया है। अच्छा इसको भी देख लेते हैं अपन कि इन 5 उपभाषाओं के अंतर्गत कौन कौन सी बोलियां आती हैं। तो पहले देखते हैं, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है खड़ी बोली, ब्रजभाषा, कन्नौजी, बांगरू या हरियाणवी, बुंदेली। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत आती है जयपुरी, मेवाती, मालवी और मारवाड़ी। पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत आती है कुमाऊनी और गढ़वाड़ी। बिहारी हिंदी के अंतर्गत आती है भोजपुरी, मैथिली और मगही। ठीक है दोस्तों, यहाँ से बहुत क्वेश्चन आते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, आप इसको याद रखिए, यहाँ से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। ठीक है, तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 5। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ी भाषा इनमें से किसके अंतर्गत पड़ती है? तो दोस्तों हमने अभी देखा कि छत्तीसगढ़ी भाषा आता है पूर्वी हिंदी के अंतर्गत। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आया है सीजीपीएससी प्रीलिम्स 2020 में, ये क्वेश्चन भी आया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है। सेम क्वेश्चन, किसके अंतर्गत आता है? पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आता है।
देखिए ना, अपन पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आता है छत्तीसगढ़ी बोली। ठीक है, चलिए अब हम 19 नंबर के प्रश्न को देखते हैं। हिंदी की एक विशिष्ट बोली ब्रज भाषा किस रूप में अधिक प्रसिद्ध है? पहला ऑप्शन देखते हैं राष्ट्रभाषा। देखिए हमारे देश की राष्ट्रभाषा क्या है? हिंदी भाषा, तो ये ऑप्शन गलत है। ठीक है, सेकंड देखते हैं तकनीकी भाषा। हमारे देश में टेक्नोलॉजी की भाषा के रूप में इंग्लिश भाषा का ही यूज किया जाता है मैक्सिमम। ठीक है, तो ये ऑप्शन भी गलत है। तीसरा है राष्ट्रभाषा। देखिए हमारे देश की कोई भी भाषा राष्ट्रभाषा नहीं है। अब एक बचा काव्य भाषा। देखिए दोस्तों, ब्रज भाषा का जो यूज किया जाता है वो काव्य भाषा के रूप में किया जाता है। भगवान श्री कृष्ण की जो लीलाएं हैं वो ब्रज भाषा में लिखी गई है। ठीक है, जो सूरदास जी की जो जितनी भी कविताएं हैं, जितनी भी इनके ग्रंथ हैं, सब वो ब्रज भाषा में लिखे गए हैं। देखिए कृष्ण भगवान का संबंध है ब्रज भाषा से, और रामचंद्र जी, राम भगवान का संबंध है अवधी भाषा से। आप विशेष तौर पर ध्यान रखिए। ठीक है, जैसे रामचंद्र जी का जैसे श्री रामचरितमानस हो गया, हनुमान चालीसा हो गया, बजरंग बाण हो गया, सभी अवधी भाषाओं में लिखा गया है। ठीक है, और कृष्ण भगवान की लीलाएं जैसे ओ मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, देखो इस प्रकार के जितने भी कृष्ण भगवान की लीलाएं हैं, ठीक है, ये सभी लीलाएं, मैक्सिमम लीलाएं ब्रज भाषाओं में लिखी गई है। तो देखिए अब एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। ब्रज भाषा हिंदी की एक उपभाषा है जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में बोली जाती है। ब्रज भाषा में अनेक भक्त कवियों ने अपनी रचनाएं की हैं, जिनमें स्पेशली आप सूरदास जी को प्रमुख रूप से याद रखिए। रहीम दास हो गए, रस्थान हो गए, केशव हो गए, घनानंद हो गए, बिहारी हो गए इत्यादि। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित में से कौन सा पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? तो देखिए पश्चिमी हिंदी की बोलियां कौन कौन सी हैं? खड़ी बोली, ब्रजभाषा, कन्नौजी, बांगरू, हरियाणवी और बुंदेली। ठीक है, तो देखो बुंदेली है, ब्रजभाषा है, कन्नौजी है, बघेली नहीं है। ठीक है, देखिए मैं आपको बहुत इसको जोर देते हुए बताया हूं, आपको मैं इससे पहले भी बताया हूं कि पूर्वी हिंदी के अंतर्गत क्या आता है? अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। और छत्तीसगढ़ी की जो दो बहनें हैं वो कौन है? अवधी और बघेली है। ठीक है, यदि आपको ये भी याद रहता ना तो आप इससे एलिमिनेट करके इसका आंसर ले आते। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। 21 नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती? देखिए कन्नौजी आती है, देखो कन्नौजी आती है, बांगरू आती है, बांगरू आते हैं। ठीक है, अवधी आती है, अवधी आती है हिंदी के अंतर्गत। ये हिंदी के 5 उपभाषाएं हैं ना, ये सब चीज। ठीक है, लेकिन तेलुगु भाषा नहीं आती है हिंदी के अंतर्गत। तेलुगु एक स्वतंत्र भाषा है, और तेलुगु भाषा जो है वो द्रविड़ परिवार की भाषा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। हिंदी भाषा का कौन सा रूप मानक हिंदी के रूप में स्वीकार किया गया है? ये क्वेश्चन आया है सीजी व्यापम 2010 में। मैं आपको कई बार बताया हूं कि मानक हिंदी के रूप में खड़ी बोली का प्रयोग किया जाता है। और कहाँ की खड़ी बोली? स्पेशली मेरठ की खड़ी बोली। ठीक है, तो देखो खड़ी बोली से तात्पर्य है, खड़ी बोली से तात्पर्य खड़ी बोली हिंदी से है। इसे भारतीय संविधान ने राजभाषा के रूप में स्वीकृत किया है। खड़ी से अर्थ है खरी, अर्थात शुद्ध अथवा ठेठ हिंदी बोली। खड़ी बोली वर्तमान हिंदी का एक रूप है जिसे संस्कृत के शब्दों की बहुलता के कारण वर्तमान हिंदी भाषा की सृष्टि की गई है, और फारसी तथा अरबी शब्दों की अधिकता के करके वर्तमान उर्दू भाषा की सृष्टि की गई है। अतः खड़ी बोली को मानक हिंदी के रूप में स्वीकार किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप है। वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप क्या है? खड़ी बोली। देखिए अभी अपन देखें, ठीक है, कौन सी खड़ी बोली? स्पेशली मेरठ की खड़ी बोली। ठीक है, मगही किस उपभाषा की बोली है? तो देखिए दोस्तों, मगही कौन सी उपभाषा की बोली है? बिहारी हिंदी की। ठीक है, बिहारी हिंदी की भोजपुरी, मैथिली, मगही। ठीक है, तो कहाँ की ऑप्शन कौन सा आएगा? ऑप्शन नंबर डी, बिहारी हिंदी। देखिए सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर एग्जाम में आ चुके हैं। ढूंढारी बोली कहाँ की बोली है? देखिए ढूंढारी का अन्य नाम है, ठीक है, जयपुरिया। जयपुरिया बोली को ही ढूंढारी बोली के नाम से जाना जाता है। और ये पूछ रहा है, देखो ये क्वेश्चन आया है राजस्थान व्याख्याता परीक्षा 2011 का। हालांकि ये क्वेश्चन छत्तीसगढ़ के एग्जाम की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको बस इतना ध्यान रखना है कि जयपुरिया बोली को ही ढूंढारी बोली के नाम से जाना जाता है, बस ये आपके लिए सबसे मेन इंपॉर्टेंट है। और देखिए फिर भी ये क्वेश्चन मिला तो मैं इसको यहाँ शामिल कर लिया हूँ। देखिए ये पश्चिमी हिंदी, पश्चिमी राजस्थान, पूर्वी राजस्थान,
दक्षिणी राजस्थान और उत्तरी राजस्थान कहाँ की बोलियां हैं? तो देखिए मैं स्पेशली आपको समझाने के लिए एक मैप रखा हूं, क्योंकि देखिए ढूंढारी को जयपुरिया जयपुर क्षेत्र में बोला जाता है, जयपुरिया बोली है, इसको जयपुर क्षेत्र में बोला जाता है। और जयपुर कहाँ है? जयपुर है, देखिए आप ध्यान से देखिए, जयपुर है ईस्ट में, ईस्ट राजस्थान मतलब पूर्वी राजस्थान का हिस्सा है जयपुर। तो ये कहाँ पर बोली जाती है? पूर्वी राजस्थान में बोली जाती है। ठीक है, जयपुर कहाँ है? पूर्वी राजस्थान, मतलब इस तरफ के क्षेत्र में ढूंढारी बोली बोली जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 को। पश्चिमी हिंदी की दो बोलियों का सही युग्म कौन कौन सा है? ठीक है, तो देखते हैं ऑप्शन। ऑप्शन नंबर ए को देखते हैं, कन्नौजी और अवधी। देखिए कन्नौजी किस में आता है? पश्चिमी हिंदी में आता है। और अवधी किस में आता है? पूर्वी हिंदी में आता है। तो ये ऑप्शन गलत है। सेकंड देखते हैं, ब्रजभाषा किस में आता है? पश्चिमी हिंदी में आता है। और बघेली किस में आता है? पूर्वी हिंदी में आता है। तो ये ऑप्शन भी गलत है। सी नंबर का ऑप्शन देखते हैं, तीसरा ऑप्शन, छत्तीसगढ़ी किस में आता है? पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आता है। और बांगरू किस में आता है? पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत। तो ये ऑप्शन भी गलत है। अब डी नंबर के ऑप्शन को देखते हैं, खड़ी बोली किस में आता है? पश्चिमी हिंदी में आता है। और बुंदेली भी पश्चिमी हिंदी में आता है। तो ये ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर होगा। ठीक है, देख लीजिए, पश्चिमी हिंदी की बोलियां हैं खड़ी बोली, ब्रजभाषा, कन्नौज, बांगरू या हरियाणवी और बुंदेली। ठीक है, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27 को। बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है? तो देखिए दोस्तों, हमने अभी देखा कि बघेली बोली का संबंध कौन सी उपभाषा से है? पूर्वी हिंदी उपभाषा से। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, खड़ी बोली का मूल नाम क्या है? ठीक है, खड़ी बोली का मूल नाम क्या है? मैं आपको बताया हूं कि कौरवी है। और ये कौरवी नाम किसने दिया है? राहुल सांस्कृत्यायन ने दिया है। ठीक है, तो देखिए खड़ी बोली का अर्थ है खरी अर्थात शुद्ध हिंदी ठेठ बोली। ठीक है, खड़ी बोली से तात्पर्य है खड़ी बोली हिंदी से, जिसे भारतीय संविधान ने राजभाषा के रूप में स्वीकृत किया है। खड़ी बोली का मूल नाम कौरवी है। ठीक है, ये स्पेशली याद रखना, राहुल सांस्कृत्यायन ने खड़ी बोली को कौरवी नाम दिया है। ठीक है, चलिए और क्या क्या आप याद रखना कि आप ये याद रखना कि मानक हिंदी के रूप में खड़ी बोली को अपनाया गया है, और स्पेशली मेरा की खड़ी बोली को। देखिए ये क्वेश्चन पूछा है एशिया 2017 में, सीजीपीएससी एशिया 2017 का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ब्रज भाषा है। देखिए ब्रज भाषा किसके अंतर्गत आता है? पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आता है। देखिए दोस्तों, हम लोग कई बार पढ़े हैं, ब्रज भाषा पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आता है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30 को, ब्रजबुली के नाम से जाना जाता है। दोस्तों ब्रजबुली के नाम से जाना जाता है पुरानी बांग्ला भाषा को। हमको बस इतना ही ध्यान रखना है कि पुरानी बांग्ला भाषा को ब्रजबुली के नाम से जाना जाता है। और देखिए दोस्तों, मैं आपको ये पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा, आप इसको रीड कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, मैं इस कोर्स के बारे में आपको कुछ बेसिक जानकारी देना चाहता हूं कि ये कोर्स आपको हमारे मोबाइल ऐप मनोबल द लर्निंग ऐप में मिलेगा। ये हमारा एप्लीकेशन, हमारी इस एप्लीकेशन का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। जैसे आप हमारे एप्लीकेशन के होम पेज में जाओगे तो बीच में जो स्टोर करके बटन होगा, वहां से जाकर आप हमारे कोर्स तक पहुंच सकते हैं। और यदि आपको आज की क्लास का फ्री पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे मोबाइल ऐप से के स्टडी मटेरियल से प्राप्त कर सकते हैं, या आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, हमारे ऐप से संबंधित कोई भी डाउट हो तो आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हो। चलिए अब हम 31 नंबर के प्रश्न को देखते हैं, निम्नलिखित से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? तो देखिए देवनागरी लिपि में लिखी जाती है संस्कृत भाषा, देवनागरी लिपि में लिखी जाती है हिंदी भाषा, देवनागरी लिपि में लिखी जाती है मराठी भाषा, देवनागरी लिपि में लिखी जाती है नेपाली भाषा। ठीक है, ये सारी भाषाएं देवनागरी लिपि में लिखी जाती हैं। अच्छा, देवनागरी लिपि का नाम देवनागरी क्यों पड़ा? क्योंकि देखो, देव जो शब्द आया है इसलिए आया है क्योंकि देवनागरी लिपि का प्रयोग देवताओं के द्वारा में प्रयोग किया गया था करके देव आया। और नागरी इसलिए आया क्योंकि इसका प्रयोग गुजरात के नागर ब्राह्मणों के द्वारा किया जाता था, इसलिए इसका पूर्ण रूप से अर्थ बनता है, मतलब पूरा पूरा शब्द बना देवनागरी। ठीक है, क्योंकि देवताओं के द्वारा प्रयोग किया गया से देव हुआ, और गुजरात के नागर ब्राह्मणों से नागरी बना। ठीक है, चलिए देखते हैं ऑप्शन नंबर ए, गुजराती। गुजराती किस में लिखी जाती है? गुजराती गुजराती लिपि में लिखी जाती है। तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। सेकंड देखो, ओडिया। ओडिया जो है, उड़िया जो है ओडिया लिपि में लिखे जाते हैं, तो ये ऑप्शन भी गलत है। सी देखते हैं, मराठी। ये ऑप्शन सही है क्योंकि आपने देखा है कि मराठी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। सिंधी भाषा के बारे में बात करें तो सिंधी भाषा अधिकांशतः अरबी फारसी लिपि में लिखी जाती है। देखिए मूल रूप से सिंधी भाषा भी देवनागरी लिपि में ही लिखी जाती थी पहले। ठीक है, लेकिन आजकल पाकिस्तान में प्रयोग होने के कारण इसका ये लिखा जाता है अरबी फारसी लिपि में। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ है? तो देखिए दोस्तों, अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास हुआ है ब्राह्मी लिपि से। ठीक है दोस्तों, मैं लिपि का भी एक वीडियो बनाऊंगा कि लिपि से संबंधित जितने भी प्रश्न आते हैं उस वीडियो में कवर हो जाएंगे। छोटा सा ही वीडियो बनाऊंगा, ठीक है, आपको इसके बाद उसी वीडियो को बना के दूंगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, देवनागरी लिपि का विकास किस प्राचीन लिपि से हुआ है? तो दोस्तों देखिए, देवनागरी की लिपि का विकास हुआ है ब्राह्मी लिपि से। ये क्वेश्चन आया है राज्य सेवा भर्ती परीक्षा 2015, एसीएफ 2015 का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? हमने अभी देखा हिंदी भाषा लिखी जाती है देवनागरी लिपि में। ठीक है, हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। देवनागरी लिपि का जन्म हुआ है ब्राह्मी लिपि से। ठीक है, ये बीएड 2004 का क्वेश्चन है। अब हम देखते हैं 35 नंबर के प्रश्न को, भारत में शास्त्रीय भाषा की प्रस्थिति सर्वप्रथम किस भाषा को प्रदान की गई? दोस्तों, मैं शास्त्रीय भाषा के बारे में सेकंड वीडियो में मैं आपको बहुत ही अच्छे से समझाया हूं कि शास्त्रीय भाषा क्या होती है, उसका क्या मापन का कौन कौन सा तरीका होता है, सब भी बताया हूं। तो देखिए, प्राचीन साहित्यिक परंपरा का संरक्षण करने हेतु भारत सरकार द्वारा उन्हें शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान किया जाता है। ठीक है, देखिए अब तक भारत सरकार द्वारा 6 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान किया जा चुका है। अब वो कौन कौन से भाषाएं हैं? तो देखिए, तमिल भाषा को प्रदान किया गया था 2004 में, संस्कृत भाषा को प्रदान किया गया था 2005 में, मलयालम भाषा को प्रदान किया गया था 2013 में, हिंदी को प्रदान नहीं किया गया है। तो देखो मैं फिर से बता रहा हूँ, तमिल को प्रदान किया गया है 2004 में, तमिल को प्रदान किया गया है, संस्कृत को 2005 में, तेलुगु और कन्नड़ को 2008 में, मलयालम को 2013 में, और सबसे नया 20 फरवरी 2014 को उड़िया भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान किया जा चुका है। तो देखिए, इससे क्वेश्चन आपको क्या क्या ध्यान में रखना है। सबसे पहले आपको यह ध्यान रखना है कि शास्त्रीय भाषाओं की संख्या कितनी है? 6 है। और इनको कब कब प्रदान किया गया है? सबसे पहले किसको प्रदान किया गया था? तमिल भाषा को 2004 में। और सबसे नया कौन सा है? उड़िया भाषा को कब प्रदान किया गया? 20 फरवरी 2014 को। हाँ, ये इतना चीज आपको विशेष तौर पे ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन आया है एसीएफ 2017 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों, ये मैं वही चीज लिखा हुआ हूँ, तमिल को किया गया है 2004 में, संस्कृत को 2005 में, 2008 में तेलुगु और कन्नड़ को किया गया है, 2013 में मलयालम को, 2014 में उड़िया भाषा को, 20 फरवरी 2014 को। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36 को, विभाषा किसे कहते हैं? देखिए दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा विभाषा किसे कहते हैं। शुरुआत में बोली से कर रहा हूं। देखो बोली क्या होता है? बोली, देखो, भाषा की जो प्रारंभिक अवस्था होती है वो बोली होती है। बोली में किसी प्रकार के साहित्य की रचनाएं नहीं होती है, बोली में किसी प्रकार का व्याकरण की रचना नहीं होती, और बोली का जो क्षेत्र होता है वो एकदम सीमित क्षेत्र होता है। ठीक है, जब यही बोली में जब व्याकरण की रचना हो जाती है, इसी बोली में जब साहित्यिक रचना होने लगती है, जब इसका क्षेत्र बढ़ने लगता है, जब ये भाषा बनने वाली रहती है, ठीक है, तो जब बोली भाषा बनने वाली रहती है तो उसकी पूर्व की अवस्था को ही हम विभाषा या उपभाषा कहते हैं। ठीक है, चलिए एक बार इसको रीड कर लेते हैं। विभाषा या उपभाषा, बोली जब अधिक परिष्कृत और संपन्न हो जाती है, उसका स्वयं का व्याकरण विकसित हो जाता है और वह एक प्रदेश अथवा प्रदेश के बड़े भूभाग में सामान्य बोलचाल, साहित्य सृजन व सांस्कृतिक कार्यक्रमों आदि में प्रयुक्त होने लगती है, तब उसे विभाषा या उपभाषा कहते हैं। एक भाषा की कई विभाषा और उपभाषा हो सकती है, जैसे अवधी, भोजपुरी, छत्तीसगढ़ी आदि हिंदी की विभाषाएं हैं। तो चलिए दोस्तों ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है खड़ी बोली हिंदी को बोलते हैं विभाषा क्या? नहीं, खड़ी बोली हिंदी तो एक मानक भाषा है। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी, हिंदी क्षेत्र की प्रमुख बोलियों को बोलते हैं क्या? हाँ, हिंदी क्षेत्र की प्रमुख बोलियों को विभाषा बोलते हैं। अगला देखते हैं, हिंदी क्षेत्र की शेष बोलियों को नहीं, एक छोटी सी क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा को नहीं। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हिंदी क्षेत्र की प्रमुख बोलियों को विभाषा कहते हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन आया है सीजीपीएससी प्रीलिम 2017 में। तो चलिए दोस्तों, अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या कितनी है? देखिए दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची के अंतर्गत 22 भाषाओं को शामिल किया गया है। ठीक है, लेकिन ये भी अपन जान लेते हैं कि जब 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का संविधान लागू हुआ था, उस समय 8वीं अनुसूची के अंतर्गत 14 भारतीय भाषाओं को शामिल किया गया था ना। 1967 में 21वां संविधान संशोधन करके एक भाषा, सिंधी भाषा को जोड़ा गया। 1992 में 71वां संविधान संशोधन करके 3 भाषा, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को जोड़ा गया। 2003 में 92वां संविधान संशोधन करके 4 भाषाओं को जोड़ा गया।
ना, बोडो, डोंगरी, संथाली और मैथिली को। ठीक है, तो देखिए शुरुआत जब हमारे देश का संविधान लागू हुआ था, उस समय 14 भारतीय भाषाएं थे। बाद में एक भाषा को जोड़ा गया तो हुआ 15। ठीक है, 15 हुआ। उसके बाद 3 भाषा को जोड़ा गया तो 15 3 18, 18 4 22। अभी वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं। देखिए दोस्तों, ये सब लिखा हुआ है और मैं इसको बहुत ही अच्छे से आपको करा चुका हूँ। चलिए दोस्तों, और देखिए ये जो मैं लाल पेन से जो मैं हाईलाइट किया हूं, उसे आप विशेष तौर पे ध्यान रखेंगे। ठीक है, यहां से प्रश्न बन सकते हैं। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है? तो देखिए दोस्तों, भारतीय संविधान के भाग 17 के अनुच्छेद 343 से 351 तक राजभाषा संबंधी प्रावधानों में हिंदी भाषा का वर्णन किया गया है। ठीक है, तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए ना, आर्टिकल 343, 343 से लेकर 351 तक हिंदी भाषा संबंधी प्रावधानों का वर्णन है। अगला देखते हैं, संविधान के अनुच्छेद 343 एक के अनुसार देवनागरी लिपि से लिखी हिंदी भाषा संघ की राजभाषा होगी। ठीक है, मतलब अनुच्छेद 343 एक के अनुसार देवनागरी लिपि से लिखी हिंदी भाषा संघ की राजभाषा होगी। ठीक, भाग 17 के अनुच्छेद 351 में राजभाषा के विकास संबंधी निर्देश दिए गए हैं। ठीक है, भारतीय संविधान में राजभाषा संबंधी अनुच्छेदों का वर्णन अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक है। ठीक, 343 में दिया है संघ की राजभाषा का वर्णन है। 344 एक में राजभाषा आयोग का गठन का वर्णन है। 350 का में प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाओं का वर्णन है। और 351 में हिंदी भाषा के विकास संबंधी निर्देश दिए गए हैं। दोस्तों, मैं जितना पॉइंट बताया सब पॉइंट इंपॉर्टेंट है और सबसे क्वेश्चन आने की पूरी पूरी संभावना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है? हमने अभी देखा, देखिए अनुच्छेद 351 में किसका वर्णन है? हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिए गए हैं। ठीक है, तो देखिए संघ की राजभाषा का वर्णन नहीं है, उच्चतम न्यायालय की भाषा का वर्णन नहीं है, पत्राचार्य की भाषा का वर्णन नहीं है, हिंदी के विकास के निर्देश दिए गए हैं। ठीक है, भाग 17 के अनुच्छेद 351 में हिंदी भाषा राजभाषा के विकास के निर्देश दिए गए हैं। अब हम 40 नंबर के प्रश्न को देखते हैं। राजभाषा के विकास संबंधित निर्देश संविधान के किस अनुच्छेद में दिए गए हैं? दोस्तों, हमने अभी देखा कि राजभाषा संबंधी निर्देश किसमें दिए हैं? आर्टिकल 351 में दिए हैं। ठीक है, संविधान के भाग 17 के अनुच्छेद 351 में राजभाषा के विकास संबंधी निर्देश दिए गए हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया? तो देखिए दोस्तों, हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया है 14 सितंबर 1949। 14 सितंबर 1949 को सर्वसम्मति से यह फैसला लिया गया कि हिंदी भारत संघ की राजभाषा होगी। और इसी दिन को 14 सितंबर के दिन को यादगार बनाने के लिए 1953 से हम प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में हम मनाते हैं इस दिन को। ठीक है, तो देखिए भारतीय संविधान निर्माती सभा ने 14 सितंबर 1949 को मुंशी अयंगार फॉर्मूले के आधार पर देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी भाषा को भारत संघ की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया। और 1953 से प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर के दिन को हम हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। तो देखिए हिंदी दिवस अपन कब मनाते हैं? 14 सितंबर को मनाते हैं हर साल, प्रत्येक वर्ष। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? ऑप्शन ए राजभाषा। देखो दोस्तों, हमने अभी देखा कि राजभाषा हिंदी हमारे देश की क्या है? राजभाषा है ना, ऑफिशियल लैंग्वेज है। ठीक है, तो ये आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। राष्ट्रभाषा हमारे देश की कोई भी भाषा राष्ट्रभाषा नहीं है। हिंदी विभाषा नहीं है क्योंकि हिंदी एक मानक भाषा है। हिंदी तकनीकी भाषा नहीं है क्योंकि तकनीकी भाषा के रूप में हम मैक्सिमम इंग्लिश का यूज करते हैं। ठीक है, हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? आपने अभी देखा 14 सितंबर के दिन को हम हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। अब हम देखते हैं 44 नंबर के प्रश्न को। 1955 ईस्वी में गठित प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों, मैं इसको आपको बहुत अच्छे से समझाया हूं वीडियो में कि देखो पहले अध्यक्ष कौन थे? बाल गंगाधर खेर, जिनको बीटी खेर के नाम से जाना जाता है। पहले राजभाषा आयोग के अध्यक्ष थे बाल गंगाधर खेर ना। पहला राजभाषा आयोग का गठन हुआ था 7 जून 1955 को। अनुच्छेद 344 एक के तहत हुआ था। पहली बैठक हुई है 15 जुलाई 1955 को। इसके 30 सदस्य होते हैं।
20 लोकसभा से और 10 राज्यसभा से। दोस्तों देखिए जितना पॉइंट में लिखा रहा हूँ सब इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं 8वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2007 वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस 2007 का आयोजन स्थल था। तो मैं इसका आंसर बताना चाहूंगा कि 8वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2007 का आयोजन स्थल था न्यूयॉर्क, यूएसए। ठीक है। और वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं उसको भी देखते हैं दोस्तों। प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था 10 से 12 जनवरी 1975 को। स्थान नागपुर में। उस समय हमारे देश की प्रधानमंत्री थी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी। उन्होंने इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया था। इस कार्यक्रम प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन के कार्यक्रम की अध्यक्षता किसने किया था? शिव सागर राम गुलाम ने किया था। और जब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार बनी तब वो 10 जनवरी 2006 को इसी दिन को यादगार बनाने के लिए उन्होंने इसी दिन को मतलब 10 जनवरी के दिन को विश्व हिंदी दिवस मनाए जाने की घोषणा कर दी। ठीक है। तो चलिए अब हम ये भी देख लेते हैं कि विश्व हिंदू सम्मेलन कब कब हुआ, कहाँ कहाँ हुआ और कौन से वर्ष में हुआ। तो देखिए प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ है नागपुर, भारत में। कब हुआ था? 10 से 12 जनवरी 1975 को, अभी हमने देखा। द्वितीय जो विश्व हिंदू सम्मेलन हुआ है मॉरिशस में हुआ है। और अभी का जो क्वेश्चन में था 8वां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ था? न्यूयॉर्क, अमेरिका में हुआ है। ठीक है, 2007 में। और आप याद रखिए कि 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था मॉरिशस में। कब हुआ था? 2018 में। ठीक है, इतना चीज आप विशेष तौर पे ध्यान रखिए। अब हम देखते हैं दक्षिणी भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ है। तो देखिए दोस्तों दक्षिणी हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय है चेन्नई में है। मैं आपको जब हम लोग वीडियो कोर्स कर रहे थे वहां भी मैं आपको बताया था। देखो इसकी स्थापना हुआ है 2018 में। इसके संस्थापक है महात्मा गांधी, एनी बेसेंट, न्यायमूर्ति शिवराज बी पाटिल। ठीक है। और इसका ध्येय वाक्य है एक राष्ट्र भाषा हिंदी हो, एक हृदय हो भारत जननी। प्रश्न देखते हैं। भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनर्संरचना की गई थी। देखिए दोस्तों 22 दिसंबर 1953 में न्यायमूर्ति फजल अली की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया था जिसके अन्य सदस्य थे पंडित हृदयनाथ कुंजरू और के एम पनिक्कर। ठीक है। ये कमेटी ने अपना रिपोर्ट 30 दिसंबर 1955 को सौंपा था। उसके बाद 1956 में ये मतलब राज्य पुनर्गठन आयोग को संसद के द्वारा पास कर लिया गया और देश में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। अब हम 49 नंबर के प्रश्न को देखते हैं। देवनागरी लिपि का सही विकास क्रम क्या है? देखिए दोस्तों मैं जो लिपि वाला जो वीडियो बनाऊंगा उसमें आपको बहुत ही अच्छे से मैं समझा दूंगा कि लिपियां कैसे उत्पन्न हुई हैं और लिपि से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं हम सारे क्वेश्चन को उस वीडियो में हम कवर कर लेंगे। ठीक है। चलिए देखिए ब्राह्मी लिपि से देखो सारी लिपियां, भारत की सारी लिपियां ब्राह्मी लिपि से ही उत्पन्न हुई हैं, चाहे वो उत्तर भारत की लिपियां हो चाहे वो दक्षिण भारत की लिपियां हो। मैं एक आपको चार्ट दिखाना चाहता हूं। देखिए ब्राह्मी से उद्भूत प्रमुख भारतीय लिपियां, ब्राह्मी लिपि से उत्तर भारत की लिपियां भी निकली है, ब्राह्मी लिपि से दक्षिण भारत की लिपियां भी निकली हैं। देखिए उत्तर शैली की जो लिपियां हैं वो उत्तर भारत में व्याप्त हैं। उसके बाद जो आई वो उससे विकसित होकर आई वो होगी गुप्त लिपि। गुप्त लिपि के बाद कुटिल लिपि, कुटिल लिपि के बाद प्राचीन नागरी लिपि। ठीक है, ये क्रम आप याद रखना। और प्राचीन नागरी लिपि के ही बाद विकसित हुई है देवनागरी लिपि। तो देखिए दोस्तों हमारा जो क्रम है ब्राह्मी लिपि, ब्राह्मी लिपि के बाद गुप्त लिपि, गुप्त लिपि के बाद नागरी लिपि, नागरी लिपि के बाद देवनागरी लिपि। देखिए हमारा सही आंसर होगा, देखिए ये ऑप्शन गलत है। क्यों गलत है ये ऑप्शन? क्योंकि ब्राह्मी लिपि इससे बाद में आ रहा है। ब्राह्मी लिपि सबसे शुरुआत लिपि कौन सी है? ब्राह्मी लिपि। देखिए ये लिपि भी गलत है। ये देखो ये भी ऑप्शन गलत है क्योंकि देखो ब्राह्मी लिपि बाद में आ रहा है। तो ये ऑप्शन आपने को अगर आपको याद भी नहीं है ना, आपको ज्यादा जानकारी भी नहीं है तब भी आप एलिमिनेट कर ले रहे हो क्योंकि ब्राह्मी लिपि तो सबसे प्राचीन लिपि है। ठीक है। लेकिन यहाँ क्या गुप्त लिपि के बाद दिखा रहा है, यहाँ ब्राह्मी नागरी लिपि के बाद दिखा रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी को देखते हैं। ब्राह्मी लिपि, गुप्त लिपि, नागरी लिपि और देवनागरी लिपि। देखिए दोस्तों ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। और आप डी वाला ऑप्शन को भी देख लो ना, डी का ऑप्शन देखो ब्राह्मी लिपि को यहाँ बाद में दिखा रहा है तो ये ऑप्शन भी गलत है। यदि आपको लिपि की ज्यादा जानकारी भी नहीं है तब भी आप ये क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे क्योंकि ब्राह्मी लिपि को तो यहाँ पर बाद में दिखा रहा है ना, ब्राह्मी लिपि से ही बाकी सारी लिपियां उत्पन्न हुई है। चलिए तो चलिए दोस्तों अब हम अंतिम प्रश्न 50 नंबर के प्रश्न को देखते हैं। हिंदी भाषा के विकास की जिम्मेदारी किसको प्रदान की गई है?
दोस्तों मैं अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि हिंदी भाषा के विकास की जिम्मेदारी संघ सरकार या केंद्र सरकार या भारत सरकार को प्रदान की गई है। ठीक है, देखिए हिंदी भाषा के विकास की जिम्मेदारी संघ सरकार को प्रदान की गई है। ये क्वेश्चन आया है सीजी व्यापम 2010 में। और दोस्तों मैं जितना भी इंपॉर्टेंट जो पॉइंट आप लोगों को दे रहा हूँ, ये सारे पॉइंट को आप बहुत ही अच्छे से तैयारी कर लीजिए, इनसे क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज्यादा है। ठीक है, ये केवल हिंदी के एग्जाम के लिए नहीं है, आपके जनरल नॉलेज के लिए, आपको बेसिक जानकारी के लिए भी ये सब एक पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, और यदि आपको आज के क्लास का फ्री पीडीएफ चाहिए, ठीक है, फ्री पीडीएफ यदि आपको चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर सकते हैं या आप हमारे ऐप से प्राप्त कर सकते हैं। दोनों का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, तो दोस्तों यदि अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी का बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए। और यदि अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम से नहीं जुड़े हो तो प्लीज आप हमारे टेलीग्राम से में ज्वाइन हो जाइए। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।